गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं बच्चों अब अपने जो आपका लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो था उसमें जो आगे की कंटेंट है उसको आगे बढ़ाते हुए और आज हमारी कोशिश ही रहेगी कि इस डिजीज को हम फिनिश करें। ठीक है, लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम पिछली स्टडी में हम आपको सबसे पहले इसका इंट्रो करा गए थे और कल के दिन मैंने जो है आपको इसके डिजीज सिम्पटम्स कंप्लीट करा दिए थे और कॉजल ऑर्गेनिज्म को बतला दिया था। अब उसमें मुझे थोड़ा सा उसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बतलाना पड़ेगा क्योंकि नाम, होस्ट और किस प्रकार का बीमारी है ये हम इंट्रोडक्शन के बाद ही क्लियर आपको कर गए थे। और बच्चों चूंकि ये जिस जेनरा के द्वारा फाइटोप्थोरा के द्वारा हो रही है वो आपके सिलेबस में नहीं है। जैसा आपने देखा था कि जो अर्ली ब्लाइट पोटैटो था ऑल्टरनेरिया आपका जेनरा भी था कंप्लीट, ये जेनरा कंप्लीट नहीं है फाइटोप्थोरा, ये केवल जो है डिजीज है आपके उसमें कंटेंट दिए हुए हैं एनईपी सिलेबस के हिसाब से कि इसमें आपको ये स्टडी करना है। तो उसमें सबसे पहला था आपका कि नेम लिखा था, इसके बाद वो नेम ऑफ द डिजीज, तो उसमें नेम तो दे जाता है। इसके बाद था आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज सिम्पटम्स, कॉजल ऑर्गेनिज्म, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल मेजर। 4 कंटेंट पे आपका एनईपी 2020 जो ऑल यूपी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू उसके तहत है। तो हमारा एक कंटेंट आपका हो गया तो दूसरे का नाम हम आपको बता गए थे। तो देखिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपसे यही कहा था कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले आप लिखेंगे डिजीज सिम्पटम्स और उसके फिगर का हमने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। और आज भी जो मेरे कंटेंट हैं पहला कंटेंट आपका आएगा कि जो है इसमें आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म और उसकी स्ट्रक्चर, इसके बाद उसका एक छोटा सा फिगर होगा उसको हम शॉर्ट्स के माध्यम से देंगे और एंड देन आपका आएगा डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में एक सेल टू सेल डायग्राम होगा और एक आपका जो है क्या नाम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये और बॉटनी में एक चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो बच्चे फिगर कम यूज करेंगे 60-40 का इवेल्युएशन होता है कि 60% मार्क्स में आपका इवेल्युएशन होगा अगर आप सुटेबल जहां फिगर की आवश्यकता है आप नहीं डालते, चाहे क्वेश्चन पेपर में लिखा हो या ना लिखा हो। अब देखिए जरा हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आप लिखें कॉजल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम और ये सारी चीजें हम इंट्रो में देखे थे, अब हम बता देते हैं, बार बार लिखेंगे नहीं कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए जरा कि फाइटोप्थोरा का जो अब इसमें हमें का ये तो हम लिख ही देंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और होस्ट प्लांट हो गया आपका सोलेनम ट्यूबरोसम एंड देन टाइप ऑफ डिजीज। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ बनाने के बाद हम लिखेंगे कि माइसीलियम ऑफ फाइटोप्थोरा आर ब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक। सबसे पहली ब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक, ब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक, CENO सिनोसिटिक, CYTIC सिनोसिटिक। ठीक है, और बच्चों इसके जो आपके इसमें जो आपका ये है क्या नाम, इसमें चूंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले होता है हाइफी, हाइफी से फिर क्या तैयार होता है माइसीलियम। तो यानी कि इसकी यूनिट होगी, प्रत्येक जो फंजाई की जो सेल है उसकी यूनिट कहलाती है आपकी हाइफी। और हाइफी में सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, सेप्टा। तो हमारा जो इसमें जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फाइटोप्थोरा का जो माइसीलियम है, फाइटो जो हम आप लोग जो नोट्स तैयार करेंगे उसमें इस तरीके से जो अपना कंटेंट डालेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म, इतना लिखने के बाद जो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम, टाइप ऑफ डिजीज और इसके बाद जो है आपका क्या नाम होस्ट प्लांट, इसके बाद कि फाइटोप्थोरा का माइसीलियम ब्रांच एंड सिनोसिटिक हाइफी से सिनोसिटिक होता है और हाइफी में सेप्टा क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और मोस्टली माइसीलियम आर जो है आपके इंट्रासेलुलर, मोस्टली जो माइसीलियम है वो कैसे होती है आपके इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर एंड फ्यू आर इंटरसेलुलर, इंटरसेलुलर। ठीक है, इसका मतलब हम आपको फंजाई के जब जनरल कैरेक्टर पढ़ाए थे तो उसमें आपको बता दिया था, हम फिर भी क्लियर कर देते हैं कि जब जो है आपके हाइफी सीधे जो है आपके क्या करें कि होस्ट सेल में प्रवेश कर जाए
तो उसको कहते हैं आपका इंट्रासेलुलर। और होस्ट की 2 सेल के अंदर ग्रोथ करे तो उसे कहते हैं इंटरसेलुलर, ठीक है। और दूसरी बात, होस्ट से जब ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं तो यानी कि इसमें जो है आपके जो है हास्टोरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके हास्टोरिया, ठीक है। हास्टोरिया के द्वारा ये अपनी होस्ट सेल से क्या करते हैं? आपके भोजन प्राप्त करते हैं। और क्या है कि हास्टोरिया के प्रोटोप्लास्ट में जो है आपके राइबोसोम, लाइसोसोम, हास्टोरिया के प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है? आपका राइबोसोम, लाइसोसोम, ईआर, ठीक है। ईआर का मतलब है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। और इसके बाद एक चीज इसमें और आपको मेंशन करनी होगी कि जो है इसमें जो है आपके हाइफी में स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट होता है। हाइफी में क्या चीज पाई जाती है? आपकी स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। और स्पोरेंजियोफोर से क्या तैयार होता है? आपका स्पोरेंजिया। क्या तैयार होती है? आपकी स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं? आपके जूस्पोर्स। क्या तैयार होते हैं? आपके जूस्पोर्स, ठीक है। तो जूस्पोर्स तैयार होते हैं और जूस्पोर्स स्ट्रक्चर में बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। इतना जब हम जो है क्या है बच्चों, जब हम अपना टाइटल डाल देंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसके बाद कॉजल ऑर्गेनिज्म में हम क्या करेंगे? कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में हमारा आएगा होस्ट प्लांट, सोलेनम ट्यूबरोसम। टाइप ऑफ डिजीज क्या है आपका? फंगल डिजीज। इसके बाद फिर एक पैराग्राफ बनाएंगे कि फाइटोप्थोरा का माइसीलियम ब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक हाइफी से निर्मित होता है। और हाइफी में सेक्टा क्या होती है? आपके एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब होता है उसमें पट नहीं पाए जाते, ठीक है। और मोस्टली केसेस में जो माइसीलियम है वो कैसा होता है आपका बच्चों? इंट्रासेलुलर, ठीक है। और कुछ एक में कैसा होता है? इंटरसेलुलर। या हम इस सेंटेंस को इस तरीके से कह दें कि फाइटोप्थोरा में दोनों प्रकार की माइसीलियम, इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर पाए जाते हैं। और इसके प्रोटोप्लास्ट में, इसके माइसीलियम के प्रोटोप्लास्ट में हास्टोरिया पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्या क्या होता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और हाइफी में क्या है? आपके स्पोरेंजियोफोर बनते हैं या पाए जाते हैं। और स्पोरेंजियोफोर में क्या तैयार होती है? आपकी स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या बनती है? आपके जूस्पोर। और जूस्पोर कैसी संरचना है? आपके बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो हमें शब्दों का भी ध्यान रखना है क्योंकि एक मर्यादा होती है कि अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो शब्दों का मैक्सिमम चीज हम उसमें अपनी मेंशन करते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। अब बच्चों हमारा अगला ये जो कंटेंट था, 2 कंटेंट हमारे तैयार हो गए अकॉर्डिंग टू एनईपी। सबसे पहला बच्चों रहा था आपका डिजीज सिम्पटम्स एंड देन कोजल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हमारा कंटेंट है आपका डिजीज साइकिल। देखिए बच्चों, डिजीज साइकिल में हम बतलाते हैं आपको। अब मेरा अगला है, इसको हम रब कर रहे हैं। अब मेरा अगला कंटेंट आएगा डिजीज साइकिल, ठीक है। रोग चक्र जिसको हिंदी में हम कहते हैं। और ये तीसरे नंबर का कंटेंट है, प्रत्येक बीमारी में डिजीज साइकिल, ठीक है। डिजीज साइकिल, डिजीज साइकिल को हम हिंदी में कहेंगे रोग चक्र, यानी कि रोग का चक्र कैसे चलता है, जो लेट ब्लाइट पोटैटो है, डिजीज कैसे फैलती है, ठीक है। अब देखिए जरा कि आपको एक चीज मालूम है कि रोग जो फैला रहा है वो क्या है? आपका फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। और इसके डिजीज साइकिल के पैथोजन है जो इसका पैथोजन या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन और कॉजल ऑर्गेनिज्म। और उसके डिजीज साइकिल के 2 मेथड है। क्या चीज, क्या मैंने लिखा है? डिजीज साइकिल के 2 मेथड है, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका प्राइमरी इन्फेक्शन और नेक्स्ट वन है सेकेंडरी इन्फेक्शन। पहला कौन सा बोला है मैंने? प्राइमरी इन्फेक्शन। और जो है आपका दूसरा है आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन, SECONDRY, सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम देखिए जरा प्राइमरी इन्फेक्शन की बात करते हैं कि प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है और कब होता है। बच्चों इसमें सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब स्टोर में आलू रखा हो, कहीं भी स्टोर हो उसका, तो उसका सबसे पहली चीज क्या है कि स्टोर में रखे आलूओं में जो है आपके प्राइमरी इन्फेक्शन फैलता है। क्योंकि उनमें अगर एक भी इन्फेक्टेड पोटैटो है तो वो धीरे धीरे जो है क्या है आपका
कि क्या नाम अन्न जो है क्या नाम अन्न उसमें फैला देता है, क्योंकि जब उस इन्फेक्टेड पोटैटो का टच जो है यानी कि स्टोर्ड में रखे आलुओं से, स्टोर्ड पोटैटो से, अथवा जो है सॉइल में जो है आपका जो ट्यूबर है, दो कारण है इसके, ठीक है। तो क्या हुआ, इन दोनों से फैलता है। जब ये क्या होता है, जब टच होता है इनका सॉइल से, ठीक है, और उस समय इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बच्चों, जब जो है उसके ट्यूबर में जर्मिनेशन होता है। क्या होता है आपका जर्मिनेशन, ठीक है। और जर्मिनेशन के समय क्या होता है, ये उनके इंटरसेलुलर स्पीसीज में प्रवेश करके, इंटरसेलुलर स्पीसीज में प्रवेश करके जो है क्या करते हैं, इंटरसेलुलर स्पीसीज में प्रवेश करके इनका क्या होता है, ये स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करेंगे। बिल्कुल कंटेंट एक से दूसरा कनेक्ट हो रहा है। स्पोरेंजियोफोर एंड देन स्पोरेंजियोफोर बराबर क्या होगा आपका स्पोरेंजिया, और प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर में लगभग जो है 9 to 10 स्पोरेंजिया आर फॉर्म। क्या बनती है आपकी स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है आपके क्या नाम 9 to 10 स्पोरेंजिया का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें अब क्या होगा, जो बनने वाली स्पोरेंजिया है उसका होगा जर्मिनेशन, और उसके दो प्रोसीजर दर्शाए गए। नंबर एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए जरा हम डायरेक्ट की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि अगर हाई टेम्परेचर हो और लो ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी, ठीक है। लो ह्यूमिडिटी की कंडीशन में बच्चों क्या होता है कि 9 से मतलब इसमें जो है स्पोर का नाम, अगर ये दोनों कंडीशन है तो स्पोरेंजिया क्या होगी बच्चों, जर्मिनेट होगी। क्या होगी आपके जर्मिनेट। और इसमें जो है आपके लगभग जो है लगभग मेरे ख्याल से 9 से 10 जो है आपके 9 to 10 वीक तक रोग फैलाने की क्षमता होती है। यानी कि सीधे सीधे स्पोरेंजिया कब जर्मिनेट होती, हाई टेम्परेचर हो एंड हाई जो है आपका टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी की कंडीशन में स्पोरेंजिया क्या होती है आपकी जर्मिनेट। और इसमें जर्मिनेशन के बाद इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी होती है 9 to 10 वीक, ठीक है। तो ये रहा आपका डायरेक्ट जर्मिनेशन। नेक्स्ट है आपका कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जो है आपकी टेम्परेचर 12 to 13 डिग्री सेल्सियस हो, 12 से 13 डिग्री सेल्सियस तक हो, तो उसमें क्या होता है, और मॉइस्ट की कंडीशन में मॉइस्चर हो एटमॉस्फेयर में, क्या हो आपके मॉइस्चर, तो स्पोरेंजिया जर्मिनेट होकर जो है क्या करती है आपकी जू स्पोर बनाती है, ठीक है। और स्पोरेंजिया का प्रोटोप्लाज्म जो है आपका लगभग जो है जितने के उसमें नंबर है लगभग 9 से 10 जू स्पोर्स का निर्माण होता है, जो है क्या करते हैं आपकी बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स का निर्माण होता है, और वो जो है आपके इससे जो है एक बाइस्पोर का निर्माण करते हैं। जर्मिनेशन में आपका इतना ही। अब बात आई आपकी जो सेकंड वन टाइटल था इसमें, सेकेंडरी इन्फेक्शन। देखिए जरा सेकेंडरी इन्फेक्शन की हम बात करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है आपके ये जो है आपके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जब इसका जू स्पोर्स का हो जाता है बच्चों जर्मिनेशन। क्या हो जाएगा आपका जर्मिनेशन ऑफ जू स्पोर्स, ठीक है। और जब जू स्पोर्स का जर्मिनेशन हो जाता है तो ये होस्ट के जो है आपके स्टोमेटा द्वारा उनके इंटरसेलुलर स्पेसिस और उनके जो आपके का नाम जो कटे हुए भाग है या एपिडर्मिस या कोई इन्फेक्टेड पोर्शन है जहां से, और ये उसके होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में प्रवेश करके क्या करते हैं आपके इन्फेक्शन को बहुत तीव्रता से फैलाते हैं। यानी कि होस्ट के और उसमें एक और कंडीशन जो कई एक वैज्ञानिकों ने बताया है कि जैसे इसमें आइज होती हैं, क्या होती है बच्चों आइज, तो आइज के किनारे से ये जो है माइसीलियम इन्फेक्टेड माइसीलियम उसमें एंट्री कर जाता है और रोग बहुत तीव्रता से फैलता है। तो बच्चों ये हमारा जो आज का जो कंटेंट था डिजीज साइकिल, और डिजीज साइकिल में ये दोनों प्रोसीजर प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है। इसके बाद इसमें प्राइमरी वाले में डायरेक्ट जर्मिनेशन एंड इनडायरेक्ट। तो ये मेरा आज का ये है, और लास्ट कंटेंट इसमें और बचता है, मुश्किल से 2-3 मिनट का है, इसको हम और कर देते तो ये बीमारी हमारी फिनिश हो जाएगी। और जिस तरीके से मैंने बताया है बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, इसमें कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी तरह बिल्कुल तैयार करके आपके सामने मैंने जो चीजें रखी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसको आप लोग जो है बिल्कुल जरा भी लूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका डिजीज कंट्रोल,
क्योंकि उस समय इंसान के समय शब्दों की आपूर्ति हम क्या करें क्या ना करें। अब देखिए जो मेरा अगला कंटेंट है डिजीज कंट्रोल। ठीक है, डिजीज कंट्रोल यानी कि अगर किसी फील्ड में बच्चों लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो का इन्फेक्शन हो जाए तो उनको कंट्रोल करने के क्या मेथड है। इनकी स्टडी हम दो टाइटल के अंतर्गत करते हैं। नंबर एक पहला टाइटल है एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कृषि वाला है, दूसरा है आपका केमिकल मेथड। ठीक है, केमिकल मेथड। अब इसमें पहला टाइटल हमने डाल दिया बच्चों एग्रीकल्चरल मेथड। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल मेथड में 4 पॉइंट हम निकालते हैं कि सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के जो आ रहा है कि ट्यूबर को 4 घंटे तक क्या करते हैं, 4 आवर्स तक 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, टेम्परेचर पर रखने पर जो है उसका माइसीलियम जो है वो क्या हो जाता है, माइसीलियम क्या हो जाता है, आपका माइसीलियम खत्म हो जाता है या माइसीलियम की मृत्यु हो जाती है। जब माइसीलियम आपका मृत्यु हो गया या डेथ हो गई तो फिर इन्फेक्शन के चांस जो है कम होते हैं। ठीक है, सेकंड वन जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है सीड सिलेक्शन में हमें ध्यान रखना चाहिए। सीड सिलेक्शन यानी कि जब हम बीज बोने जाएं तो उसमें से जो इन्फेक्टेड सीड है उनको हम निकाल दें। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्या है आपके कि हम जो है जो तीसरा प्रोसीजर है इसका एग्रीकल्चर मेथड में कि हम अपने फील्ड में जो आपके कल्टीवेशन करें या इसकी बुआई करें, सोइंग करें, तो उसमें फील्ड में जो है आपके कि जो क्या नाम ड्राई सीजन को चुनना चाहिए। कैसा आपका जब मौसम में क्या हो, सीजन कैसा हो आपका, ड्राई हो। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि सैनिटाइजेशन करना चाहिए अपने फील्ड को जो है अच्छे से साफ सफाई करके जो पुराना जो आपका डेब्रिस है उसको जला देना चाहिए। ये 4 बेसिक आपके एग्रीकल्चर मेथड है। एक बार इनको मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका क्या है कि जिन ट्यूबर्स को हम बोने जा रहे हैं या जो आपके सीड को वो 4 घंटे तक 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखते हैं तो इससे उनके माइसीलियम क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे रोग की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, सीड सिलेक्शन में हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए कि इन्फेक्टेड जो सीड है उनको हमें पहले जो है उनकी सॉर्टिंग करनी चाहिए और सीजन हमें ड्राई करना चाहिए। और चौथा क्या है, क्या नाम चौथा ये जो है आपका सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है, अपने फील्ड की साफ सफाई अच्छे से करना चाहिए। और तीसरी चीज एक चीज और है कि इसमें जो है जो इसका डेब्रिस है उसको जला देना चाहिए। ये जो है आपके, और एक और इसमें मान लीजिए कि हमें ऐसी जो है आपकी वैरायटी यूज करना चाहिए जो रेसिस्टेंट वैरायटी के प्रयोग से रोग से बचा जा सकता है। ये हमारा 5वां पॉइंट है। नेक्स्ट कंटेंट है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में 1-2 प्रोसीजर है, 1-2 लाइन है। सबसे पहले क्या है कि 1 अनुपात जो है 1000 के रेशियो में जो है हमें मर्क्यूरिक क्लोराइड में जो है आपके मर्क्यूरिक क्लोराइड में जो है आपके जो सीड को अप्रोक्सीमेटेड 90 मिनट तक रखना चाहिए। इससे रोग की संभावना बहुत कम हो जाती है। और दूसरी चीज एक बहुत ही इफेक्टिव जो है आपका केमिकल है बोरेक्स मिक्सचर। जो मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट रस्ट डिजीज और क्रूसीफरस थी उसमें भी क्या नाम डिजीज से बचने के लिए बोरेक्स मिक्सचर की स्प्रेइंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट फंजीसाइड है। वो इसको जो है आपके लेट ब्लाइट्स ऑफ पोटैटो के डिजीज के इन्फेक्शन में एक इफेक्टिव जो है केमिकल है। ठीक है, तो बच्चों ये आज का मेरा कंटेंट कंप्लीट होता है और आपसे यही है कि थोड़ा सा चैनल को पढ़िए, उसमें जो मैं चीज दे रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि ये वीडियो देखने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपका जनवरी में एग्जाम लगा हुआ है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।